सीमांचल में घुसपैठ का मामला बार बार उठता है, आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि सीमांचल में क्या घुसपैठ है? बाद में इस पर बात नहीं करेंगे सीमांचल में घुसपैठ? नहीं, वो सब बाद में करेंगे। अमित शाह जी यहाँ तो कह गए कि पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया है, फिर ललन सिंह ने लोकसभा में मजाक भी उड़ाया उस बात का। तो क्या है पूर्णिया एयरपोर्ट का अपडेट? देखिए, तो चुनाव के बाद ये सब सारा काम हो जाएगा और 25 के अंत में पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाएगा। जमीन अधिग्रहण जहाँ पे हो रहा है, गोवासी के लोग तो अब भी विरोध कर रहे हैं। 7 फरवरी को विरोध हुआ तो उन पे SC/ST की धाराओं के तहत केस डाल दिया गया ग्रामीणों पे। तो क्या चल रहा है? गांव वालों को मना नहीं पा रहे हैं, गांव वाले अब तक रेडी नहीं हो रहे हैं। के नाम पे इथेनॉल फैक्ट प्लांट बना है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर स्थानीय लोगों को अब भी रोजगार नहीं मिल रहा है, प्लस लोग बदबू से परेशान हैं। तो क्या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया और रोजगार स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? विश्वविद्यालय पहले नहीं हुआ करता था पूर्णिया में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज विश्वविद्यालय आप तो केंद्रीय विश्वविद्यालय मांग रहे थे ना, वो कहाँ? नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग अभी हमने किया नहीं। लोकसभा में आपने उठाया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग तो करना ही चाहिए। गठबंधन टूटने की वजह क्या रही? क्योंकि दोनों बार आप जदयू में ही थे, पहली बार जब 17 में टूटा, इस बार टूटा। तो क्या ऐसा होता है जो नीतीश जी 1-1.5 साल में गठबंधन तोड़ देते हैं? बनमनखी चीनी मिल तो अब कोई विषय नहीं है, चूँकि वजह अब बनमनखी चीनी मिल के जगह पे वो बियाडा को ज़मीन दे दी गई है। अब वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग और इंडस्ट्री लगेंगे। उसमें मनकी का ही प्रहलाद स्तंभ जो है उसको विश्व लेवल पे या नेशनल लेवल पे अब तक ख्याति नहीं मिल पाई है। तो क्या वजह है? क्या आप लोग उसको पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप नहीं कर पा रहे? आपको किसी के आने और जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। NDA बहुत मजबूत है और पूर्णिया लोकसभा में 4 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से NDA जीतेगी। हमारे साथ पूर्णिया के सांसद, पूर्णिया से जदयू के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले 2010 में बैसी से विधायक बने, 14 में जब NDA से जदयू अलग हुई तो पूर्णिया के सांसद बने, 19 में बतौर NDA उम्मीदवार दोबारा पूर्णिया के सांसद बने और इस बार तीसरी बार जदयू ने 2024 में इन पर भरोसा जताया है और इनको टिकट दिया है। सांसद जी, आपकी राजनीति के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि कस्बा से आपने राजनीति की शुरुआत की, काफ़ी यंग एज में आप राजनीति में आ गए। तो क्या ऐसा चीज़ था जो आपको राजनीति की तरफ लाया कि इतनी यंग एज में लोग जल्दी राजनीति में आते नहीं हैं और जल्दी टिकट भी नहीं मिलता है, आप बहुत जल्दी सीढ़ियों को चढ़ते गए? तो क्या ऐसा था? देखिए, जब परिस्थितियां बनती है तो समाज की आवश्यकता होती है तो अपने आप जो है रास्ता निकलता है। एक वक्त दौर था जब समाज के लोगों को लग रहा था कि राजनीति में आना चाहिए और समाज के प्रबुद्ध जनों ने जब प्रेरित किया तो हम लोग 2005 में कस्बा विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़े और उस वक़्त मेरी हार हुई थी और मैं तीसरे नंबर पे था और लगभग 10,000 वोटों से हम चुनाव हारे थे। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? मेरी उम्र उस वक्त 28 होगी, 28-29 होगी और उस वक्त हम चुनाव लड़े थे और उस वक्त जो विधायक बने थे उनको समथिंग 29-30 हज़ार वोट आया था और मुझे 19.5-20 हज़ार के करीब मत आया था। 10,000 से हम चुनाव हारे थे। फिर 2005 में ही हम बायसी से चुनाव लड़े, जहाँ पे NDA के प्रत्याशी के तौर पे 4900 मतों से हम चुनाव हार गए थे और 2010 में जब लोगों को लगा, बायसी की जनता को लगा, तो सबों ने जाति धर्म मजहब से उठ के बायसी के विकास के लिए मुझे मतदान किया। सभी जाति धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 10,000 मतों से हम बायसी से चुनाव जीते। उसमें सभी समाज के, सभी जाति धर्म के लोगों की भागीदारी थी और भारतीय जनता पार्टी के संबल पर हम चुनाव जीते थे। उसके बाद बायसी में हमने निरंतर काम किया। बायसी जो पिछड़ा था उसको, उसके विकास के लिए दिन रात मेहनत करके आज बायसी में अगर आप देखेंगे तो बायसी किसी विधानसभा से विकास के मामले में पीछे नहीं है। जो 4 साल, 3.5 साल, 4 साल जो हमने प्रयत्न किया वो उसका जो प्रतिफल निकला। आज बायसी में सड़कों का जाल बिछ गया, पुल पुलियों का जाल बिछा, रोड, बिजली, सभी क्षेत्रों में काम हुआ। बायसी में डिग्री कॉलेज बना, डगरवा में प्रखंड कार्यालय आज बन रहा है। वो सब हमारे समय का प्रयास किया हुआ था। फिर 2014 में
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने साथ लाके मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया और हमने उसको स्वीकार किया। और 2014 में मोदी जी की आंधी थी और उस आंधी में हम लोग चुनाव जीते। सबों का सहयोग, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों ने पूर्णिया के विकास के लिए मुझे अवसर दिया। और 2019 में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 19 में जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मतों से हम लोग हराने का काम किए और बड़े अंतरों से हराने का काम किए। लोगों को उसमें भी सभी जाति धर्म मजहब के लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ के मत किया। गठबंधन टूटने की वजह क्या रही? क्योंकि दोनों बार आप जदयू में ही थे, पहली बार जब 17 में टूटा, इस बार टूटा, तो क्या ऐसा होता है जो नीतीश जी 1-1.5 साल में गठबंधन तोड़ देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गठबंधन जब गठबंधन है तो कभी कभी परिस्थितियां बनती है और उन मुद्दों के आधार पे हमारा गठबंधन होता है। मुद्दों के आधार पे गठबंधन टूटा तो ठीक है, अब लेकिन कोई गठबंधन अब टूटना नहीं है। अब हम सब एक हैं और मजबूती के साथ 2024 में भी हम एक हैं और 2025 में भी हम एक साथ एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 24 में भी एनडीए लड़ रही है और 25 में भी लड़ेंगे और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी और विधानसभा में विरोधियों का सुपरा साफ हो जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा आप बार बार उठा रहे हैं, आपने उठाया, मंत्रियों से भी मिले, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अमित शाह जी यहाँ तो कह गए कि पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया है, फिर ललन सिंह ने लोकसभा में मजाक भी उड़ाया उस बात का। तो क्या है पूर्णिया एयरपोर्ट का अपडेट? देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट आप जानते हैं कि हम लोग विकास के आधार पे, अमन चैन के आधार पे, आपसी सद्भाव के आधार पे चुनाव लड़ते हैं और वोट मांगते हैं। जनता, अमन पसंद जो जनता है वो हम लोगों के साथ खड़ी रहती है। और जहाँ तक एयरपोर्ट का मामला है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एयरपोर्ट का कुछ चीज़ें राज्य सरकार को करनी होती, कुछ चीज़ें केंद्र को करनी होती है। तो जो ज़मीन का मामला था, ज़मीन अधिग्रहण का मामला था, जो कि किसान जिस ज़मीन को चिन्हित किया गया था, अधिग्रहित किया गया था, तो किसान कोर्ट चले गए थे, जिसमें काफ़ी समय लग गया। अब उसका जो है कि कोर्ट से उसका निष्पादन हो गया है। अब जो है कि डीपीआर बनता है, किसी भी चीज़ प्रोजेक्ट बनते हैं तो पहले डीपीआर का टेंडर होता है, तो डीपीआर का टेंडर हो गया और जो एजेंसी डीपीआर का टेंडर लिया है वो आके सर्वे वगैरह करके चले गए हैं। डीपीआर बन रहा है। मुझे विश्वास है चुनाव के तुरंत बाद जो टर्मिनल बिल्डिंग बनना है और जो सुविधाएँ देनी है, जो केंद्र सरकार के द्वारा देनी है, जो राज्य सरकार के द्वारा देनी है, दोनों में MOU साइन हो गया है और चुनाव के तुरंत बाद टेंडर होगा और 1 साल के अंदर जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो बनके तैयार हो जाएगा। जो 400 करोड़ से भी अधिक के लागत से सेंट्रल ने टर्मिनल बिल्डिंग और जो सुविधाएं बनाने की बात है उसको करने के लिए राशि भी जारी कर दिया गया है। तो चुनाव के बाद ये सब सारा काम हो जाएगा और 25 के अंत में पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो काम हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं और मोदी जी हैं तो गारंटी है ये पूर्णिया से एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस 10 वर्षों में जो हम लोगों ने किया है किसी से छिपी हुई नहीं है। मेडिकल कॉलेज आज आप देख रहे हैं कि 500 बेड का मेडिकल कॉलेज हमारा प्रारंभ हो गया। विश्वविद्यालय पहले नहीं हुआ करता था पूर्णिया में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज विश्वविद्यालय आप तो केंद्रीय विश्वविद्यालय मांग रहे थे ना, वो कहाँ? नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग अभी हमने किया नहीं। लोकसभा में आपने उठाया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग तो करना ही चाहिए। आज हमारा मेडिकल कॉलेज बन गया तो हम तो चाहेंगे कि बिहार को तीसरा अगर एम्स मिले तो पूर्णिया को मिले, वो तो हमारा मांग है। एयरपोर्ट पे जाते जो जमीन अधिग्रहण जहाँ पे हो रहा है, गोवासी के लोग तो अब भी विरोध कर रहे हैं। 7 फरवरी को विरोध हुआ तो उन पे SC/ST की धाराओं के तहत केस डाल दिया गया ग्रामीणों पे। तो क्या चल रहा है? गांव वालों को मना नहीं पा रहे हैं, गांव वाले अब तक रेडी नहीं हो रहे हैं। सारी जो भी बाधाएं सब दूर कर ली गई है। और 7 फरवरी सर अभी केस डाला गया उन पे SC/ST का FIR है। अब मान लीजिए किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, ये मुझे नहीं जानकारी है, अगर अधिकारी कर्मचारी को जाति सूचक आप गाली देंगे, जाति सूचक शब्द का व्यवहार करेंगे किसी के भी साथ, आप में मैं भी अगर किसी SC/ST वर्ग के लोगों को जाति सूचक या किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो मेरे ऊपर भी केस होगा। तो ये तो सामान्य सी प्रक्रिया, इसलिए उस विषय पर ज़्यादा नहीं चलेंगे। गाँव वालों से कभी मुलाकात की? निश्चित रूप से सबों से हमारी मुलाकात होती है, सब लोगों से बात होती है। इसलिए
एयरपोर्ट कोई मुद्दा नहीं है, एयरपोर्ट 25 में चालू होगा। फैक्ट्री के नाम पे इथेनॉल प्लांट बना है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर स्थानीय लोगों को अब भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, प्लस लोग बदबू से परेशान हैं। तो क्या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया और रोज़गार स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, जो रोजगार जितने सृजन होंगे उसके अनुरूप रोजगार लोगों को दे रहा होगा, क्योंकि वो प्राइवेट संस्था है। बाहर के लोग आके रोज़गार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी मिला है। और जहाँ तक पोल्यूशन का मामला था, उसको शायद दूर कर लिया गया। अब तो वहाँ पे कोई वेस्ट मटेरियल अब भी है कि गठबंधन के लोग हैं जो शिकायत करते हैं, अब भी बदबू आ रहा है। और रोजगार का बहुत बड़ा मसला है कि एक फैक्ट्री इलाके में बन रहा है। पहले पोल्यूशन का मामला वहाँ पे दिख रहा था, अभी हाल के समय में तो मुझे लग रहा है पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे। अगर है तो इसको जांच करवाएंगे, और जो विधि सम्मत नहीं होगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इसलिए कोई विषय तो है नहीं, इस पर सरकार अपना काम करते रहती है। बनमनखी चीनी मिल का क्या हुआ, बंद हो गया? देखिए, बनमनखी चीनी मिल तो अब कोई विषय नहीं है, क्योंकि वह अब बनमनखी चीनी मिल के जगह पे वो बियाडा को ज़मीन दे दी गई है। अब वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग और इंडस्ट्री लगेंगे, उस अनुरूप काम चल रहा। आप देखे होइएगा कि उसके विकास के लिए वहाँ पे काम चल रहा है। उसकी चारदीवारी का निर्माण हो गया, उसमें बियाडा अपने हिसाब से उसको विस्तारित कर रही है। उसका सारा काम वहाँ पे हो रहा है, इसलिए चिंता मत करिए। और बनमनखी की ज़मीन पे अब बियाडा के द्वारा उद्योग लगेंगे। वहाँ पे कई कल कारखाने, जो भी व्यवसायी, जो भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहेंगे, उसके लिए वो ज़मीन आवंटित किया जा रहा है। और काफ़ी लोगों को, मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है, काफ़ी लोग इच्छुक हैं, कुछ लोगों को आवंटित भी किया गया है। अभी सर होली गुजरा है, बनमनखी का ही प्रहलाद स्तंभ जो है उसको विश्व लेवल पे या नेशनल लेवल पे अब तक ख्याति नहीं मिल पाई है। तो क्या वजह है, क्या आप लोग उसको पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि राजकीय महोत्सव के रूप का दर्जा उसको मिला हुआ है। और उसको आगे अररिया कटिहार के लोगों से पूछिए, वो नहीं बता पाएंगे कि बनमनखी में। ठीक है, इसको आगे हम लोग और भी राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। नहीं, और कुछ सवाल है सर। मैं कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आपने मांग की थी लोकसभा में। देखिए, ज़मीन के का उसमें किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए हमारी जो खेल मंत्री, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप ज़मीन मुझे देंगे तो मैं आपका इंटरनेशनल स्टेडियम बनाऊंगा। तो ज़मीन के लिए जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, वो भी लगे हुए हैं। ज़मीन जैसे चिन्हित होगा आने वाले समय में, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनेगा। चांदी गांव को आपने गोद लिया था पहले टर्म में, लेकिन चांदी गांव के लोग बताते हैं अब भी वही हाल है गांव का। तब आपको जानकारी नहीं है। चांदी अभी बात हुई वहाँ के स्थान। ठीक है, अब क्या पैमाना, हर किसी का अपना अपना पैमाना है ना। क्या है मूल चीज़, क्या है गांव को? सड़क, पानी, सुन लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, सफाई। अब जाके देखें, सारी व्यवस्थाएं हैं, विद्यालय, कॉलेज सब है वहाँ पे, जल मीनार से लेके हर सारी सुविधा है। तो पैमाना, आप वहाँ पे पैमाना तो यही है ना, गांव का पैमाना तो यही है। और उसके लिए कोई अलग से कोई बजटीय प्रावधान तो है नहीं, लेकिन जो है उसमें हम लोग बेहतर करने का प्रयास किए, उसमें बेहतर हुआ है। आपकी विधायक विमा भारती इतने साल से थी, छोड़ के चली गई, पार्टी राजद में चली गई, उससे कुछ नुकसान होगा? किसी के आने और जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। एनडीए बहुत मजबूत है और पूर्णिया लोकसभा में 4 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से एनडीए जीतेगी। सीमांचल में घुसपैठ का मामला बार बार उठता है, आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि सीमांचल में क्या घुसपैठ है? बाद में इस पर बात नहीं करेंगे, सीमांचल में घुसपैठ? नहीं, वो सब बाद में करेंगे।